सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। साथियों, कल 23 जुलाई है, आज 22 जुलाई है और 23 जुलाई का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन भारत माँ के एक ऐसे वीर सपूत का जन्म हुआ था जो क्रांतिकारियों की श्रेणी में सबसे ऊंचे स्तर के माने जाते हैं। एक ऐसा भव्य व्यक्तित्व, एक ऐसा रौबदार व्यक्ति और वीरता और साहस और उसके कारनामे इतने प्रमुख, महज 25 साल की छोटी सी उम्र और इस 25 साल की उम्र में इतने बड़े साम्राज्य की नींद उन लोगों ने हराम कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद क्रांतिकारियों में प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में। कल 23 जुलाई है, कल उनका जन्मदिन है, उनकी 115वीं जयंती कल है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर रियासत और झाबुआ ज़िला और गांव था भावरा, जो कि मध्य प्रदेश में अब पड़ता है। 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही वो बड़े विद्रोही प्रवृत्ति के थे। बचपन में ही लगभग जब उनकी 9 या 10 साल की उम्र रही होगी, तब पिता से किसी बात को लेकर के उनका झगड़ा हो गया और वो घर को छोड़ करके बनारस चले गए। बनारस में उनके फूफा वहाँ रहा करते थे। वहाँ रह करके उन्होंने एक संस्कृत के विद्यापीठ में वहाँ दाखिला ले लिया और वहाँ संस्कृत का अध्ययन वो करने लगे। उस समय चूँकि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन बड़ा तीव्र गति के ऊपर चल रहा था, तो जितने भी युवा जो लड़के थे, विशेष करके चाहे वो किसी भी गुरुकुल में पढ़ने वाले हों या विद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, उन सब लोगों ने अपने अपने विद्यालयों या कॉलेजों को छोड़ करके गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग देने का निर्णय किया और सब लोगों ने उसमें भरपूर तरीके से अपना पूरा योगदान उसमें दिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें अपनी पढ़ाई को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और एक जगह एक दिन जब वो सुबह सुबह कहीं जा रहे थे टहलने के लिए, चहलकदमी करने, तो वहाँ वो देखते हैं कि एक अंग्रेज़ अधिकारी, एक पुलिस अफसर, जो वहाँ सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे अहिंसात्मक तरीके से, उनमें से एक व्यक्ति को लाठियों से बड़े ज़ोरदार तरीके से पीट रहा था। बाकी जो लोग थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु एक व्यक्ति को, वो जेल का जो अधिकारी था, वो बड़ी बेरहमी से उसको पीट रहा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद से ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने जो है अगल बगल में देखा और एक बहुत भारी भरकम पत्थर उठा करके उन्होंने ज़ोर से फेंका। जो अधीक्षक जो था, जो उस व्यक्ति को पीट रहा था, उसके माथे पर लगा और उसके माथे पर लगने के कारण उसके माथे से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इस प्रकार पत्थर मार करके आज़ाद वहाँ से भाग निकले और जा कर के अपने जहाँ वो रहा करते थे बनारस में, वहाँ जा कर के वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए। जब बाद में अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा पूरे उस शहर की तलाशी ली गई, तो उस समय चूँकि वो एक मस्तक के ऊपर चंदन का टीका लगाया करते थे, तो एक अधिकारी ने उस टीके को पहचान लिया और उन्हें न्यायालय के अंदर ले जाया गया। न्यायालय में जब कटघरे में उनको खड़ा किया गया आज़ाद को, तो जो जज था, वो जो पारसी व्यक्ति था, उन्होंने आज़ाद से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कड़क करके जो है गरज करके बोला कि मेरा नाम आज़ाद है। जो दूसरा सवाल था उन्होंने ये किया कि आपकी माँ का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरी माँ का नाम स्वतंत्रता है। और तीसरा सवाल जब जज ने उनसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरा घर जेल खाना है। इस प्रकार के अप्रत्याशित उत्तरों को सुन करके वो जज सहम गया और ऊपर से नीचे तक उन्होंने बच्चे को देखा और उन्होंने कहा वास्तविकता में ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता, ये अपने आप में कोई विशेष बालक होगा। और एक रात के लिए उन्हें जेल की उस चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है और सुबह उनको पूरी भीड़ के सामने 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई जाती है। कोड़े जो मारे जाते थे वो इतने भयंकर वो सज़ा होती थी कि बड़े बड़े खूंखार अपराधी भी इस सज़ा से पानी मांगने लग जाते थे। और उनकी उस उम्र उसमें महज 15 साल की थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के माथे पर तनिक भी सिकन नहीं आया। उन्होंने बिल्कुल भी जो है किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। और अगले दिन जब पूरी भीड़ के सामने उनको एक टिकटकी के ऊपर बांध दिया गया और एक के बाद एक 15 कोड़े निरंतर उनके शरीर पर बरसाए गए, शरीर का कोई भी ऐसा भाग नहीं बचा जहाँ लहू के छींटे न हो। पूरा जो पीठ का जो मांस था वो तितर बितर हो गया। इतने भयंकर कोड़े की वो सज़ा थी। और अंत में जब 15वां कोड़ा बच्चे को जब लगा, तो भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय नारे लगा कर वे बेहोश होकर के गिर पड़ा। और
जब लोगों ने उन्हें उसे वहाँ से उठाया, फूल मालाओं से बच्चे का स्वागत किया और सब लोगों ने ब्रिटिश सरकार के इस कारनामे की बड़ी भयंकर भर्त्सना की। उस दिन वो संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी अंग्रेजी साम्राज्य की किसी भी सिपाही के हाथ नहीं आऊँगा। मैं जब तक जीऊँगा मैं आज़ाद होकर के जीऊँगा, और जिस दिन मेरी मृत्यु का समय आएगा उस दिन भी मैं आज़ाद होकर के अपनी मृत्यु का वर्ण करूँगा। साथियों, जब 1921 में ही असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया, तो जितने नौजवान जो लोग थे उन लोगों को बड़ी भारी निराशा हुई, और वो जितने भी जो नौजवान थे वो सशस्त्र क्रांति के मार्ग की तरफ मुड़ गए। उन्हीं में से कुछ नौजवान, जिसमें प्रणवेश चटर्जी और मनमनाथ गुप्त, जो कि रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा स्थापित HRA क्रांति दल के सक्रिय साथी थे, उनकी भेंट चंद्रशेखर आज़ाद से होती है और वो चंद्रशेखर आज़ाद की भेंट रामप्रसाद बिस्मिल से करवाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद के भव्य व्यक्तित्व और उनकी अदम्य साहस कर्मठता को देख करके उन्हें क्रांति दल में सम्मिलित कर लेते हैं, और बहुत जल्द अपने अदम्य साहस और अपनी कार्य कुशलता के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद, जो उस दल की केंद्रीय जो कार्य समिति थी उसके सबसे सक्रिय सदस्यों में गिने जाते हैं। और रामप्रसाद बिस्मिल इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें उपनाम देते हैं। वो इन्हें प्यार से क्विक सिल्वर अर्थात पारे कह करके बुलाया करते थे। 9 अगस्त 1925 को जब क्रांतिकारियों के द्वारा काकोरी स्टेशन के ऊपर सरकारी खजाने को लूटा गया, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी विशेष रूप से सम्मिलित थे। एक एक करके जितने भी क्रांतिकारी उसमें थे वो सब लोग पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई। अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे व्यक्ति बचे थे जो अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए और वहां से भाग करके भूमिगत वो हो गए, और वहां से जा कर के वो झांसी वो वहाँ से चले गए, और वहाँ मास्टर रुद्र नारायण के पास वो रुके। काफ़ी समय उन्होंने वहाँ बिताया और वहीं रह करके उन्होंने मोटर गाड़ी चलाना भी सीखा, और एक बार तो उन्होंने चुपके से जो है एक पुलिस अधीक्षक की गाड़ी भी चलाई। वहीं उन्होंने अपना जो है गाड़ी चलाने का लाइसेंस बनवाया। बाद में जब झांसी में पुलिस उनकी तफ्तीश करती हुई वहाँ पहुँच जाती तो वहाँ से वो भागने के लिए और भूमिगत हो जाते हैं। वहाँ से कुछ दिन ओरछा के जंगलों में जाकर के हनुमान मंदिर जो बना हुआ था उसमें कुछ समय बिताते हैं, और हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से वहाँ आप रहते हैं। बाद में 1927 में जब काकोरी के चारों प्रमुख शहीदों को फांसी हो जाती है, तब चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ी भारी निराशा होती है, और एक दिन ये वहाँ एक बंदरगाह के तट पर वीर सावरकर से मिलते हैं, और वीर सावरकर इनको मजदूर की उस हालत में देख करके पहचान नहीं पाते, परंतु सावरकर को जब अपना परिचय ये देते हैं तो सावरकर इन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, आपके भीतर इतनी कुशल संगठनकर्ता की एक जिम्मेदारी है कि आप एक नए सिरे से क्रांति दल का संगठन कर सकते हैं। और साथियों, तभी इनकी भेंट पंजाब के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी और सुखदेव और राजगुरु से होती है, और उनको मिलकर के लेकर के दिल्ली के खंडरों के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है, और उसमें HRA जो पुराना जो संगठन था उसको एक नया नाम दिया जाता है, जिसका नाम HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, भारतीय समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, एक नया नाम संगठन को दिया जाता है। और उसका जो शस्त्रागार का जो प्रमुख था, कमांडर इन चीफ, वो चंद्रशेखर आज़ाद को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता बेहद उच्च स्तर की उस समय थी। और इनके द्वारा HSRA के द्वारा जो सबसे प्रमुख जो कार्य उस समय किया गया था वो था JP सैंडर्स की हत्या। लाला लाजपत राय को जो भीषण लाठी कांड, जो लाठियाँ उनके ऊपर बरसाई गई थी, उनकी मौत का बदला लेने के लिए क्रांति दल के जो साथी थे सक्रिय, वो एक योजना बनाते हैं, और उसी योजना के अंतर्गत पूरे दिन के जो है दिन दहाड़े सैंडर्स की हत्या बिल्कुल पुलिस मुख्यालय के सामने कर दी जाती है। उसमें मुख्य रूप से 4-5 व्यक्ति शामिल थे। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल, ये लोग उसमें मुख्य रूप से सम्मिलित थे। और जब सैंडर्स की हत्या करने के बाद ये लोग भाग निकलते हैं, और चानन सिंह जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था पुलिस का, वो क्रांतिकारियों का पीछा जब करता है, और चंद्रशेखर आज़ाद उसको टोंकते हैं, उसको डांटते हैं और कहते हैं कि वापस लौट जाओ, परंतु जब वो क्रांतिकारियों को गाली देते हुए आगे बढ़ता है, जब चंद्रशेखर आज़ाद का माउजर गरज उठता है और एक ही झटके में चानन सिंह वहीं ढेर हो जाते हैं। बाद में असेंबली बम कांड के अंदर जब शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और कई क्रांतिकारी साथियों की गिरफ्तारी होती है, तब आज़ाद दोबारा भूमिगत हो जाते हैं और बहुत प्रयास करते चंद्रशेखर आज़ाद के किसी प्रकार शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को जेल की चार दीवारी से निकाला जाए। और इसी के अंतर्गत कुछ अपने साथियों को भी वो विदेश में क्रांतिकारियों से सहायता लेने के लिए भेजते हैं। और एक दिन जब एक अपने विशेष जो इनके साथी थे सुखदेव राज के साथ जब ये एक
अल्फ्रेड पार्क, जिसका पहले नाम था उसका नाम आज़ाद पार्क है। जब अपने साथी के साथ यहाँ वो बैठे हुए थे, उनके साथ चर्चा परिचर्चा जब कर रहे थे, तो इन्हीं के एक साथी जिसका नाम वीरभद्र तिवारी था, वो पीछे से पुलिस को इतला कर देते हैं और पुलिस के जो लोग थे चारों तरफ से आकर के पूरे उस पार्क को घेर लेते हैं और बिना किसी वार्निंग दिए तड़ातड़ इनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। सबसे पहली जो गोली थी वो आज़ाद के दाईं झांग में आकर के लगती है और ये घिसटते हुए सरकते हुए एक जो जामुन का और इमली का जो पेड़ था उसके पीछे जाकर के छुप जाते हैं। इनके जो दूसरे साथी इनके साथ थे सुखदेव राज, उनको किसी तरह वहाँ से भागने के लिए प्रेरित वो करते हैं और कहते हैं कि आप चले जाओ, आपको शहीद आजम भगत सिंह और जो हमारे साथी हैं उनकी किसी प्रकार उनको वहाँ से बाहर निकालना है। इन लोगों से आखिरी सांस तक मैं यहाँ संग्राम करूँगा, इनसे मैं लड़ता रहूँगा। और इसी दौरान लगभग 40 मिनट तक वहाँ अंग्रेज़ पुलिस अधिकारियों के साथ इनकी मुठभेड़ होती है। कई अंग्रेज़ अधिकारियों को आज़ाद वहाँ अपने पक्के निशाने से घायल भी कर देते हैं। और जो उस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व जो कर रहे थे नाट बाबर के जबड़े को ये तोड़ देते हैं उनकी अचूक निशाने से, और एक पुलिस अधीक्षक की कलाई को भी आज़ाद अपने निशाने से तोड़ देते हैं। और जब इनकी पूरी मैगजीन की गोलियां समाप्त हो जाती हैं, आखिर में आज़ाद के पास जब केवल एक गोली बचती है, चूँकि आज़ाद ने प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी जीते जी अंग्रेज़ पुलिस अधिकारियों के हाथ नहीं आऊँगा, उस अंतिम गोली को अपने उस माउजर के अंदर आज़ाद लोड करते हैं और अपने कनपट्टी पर लगा करके दाएं से गोली चला देते हैं। और वहीं आज़ाद परमात्मा के उस कोप के कारण, उस अंग्रेज़ अधिकारियों की उस बर्बरता के कारण आज़ाद सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद करके भारत माता के चरणों में एक अमिट स्थान पा लेते हैं। और साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद का खौफ इतना ज़बरदस्त था कि शहीद होने के बाद भी किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज़ाद के पास जाकर के उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को भी वो छू सकें। कम से कम उनकी मृत्यु के उपरांत भी 15 से 20 गोलियां उनके शरीर के ऊपर दागी जाती हैं, ताकि किसी प्रकार की उनके भीतर कोई प्राण शेष न रहा हो ये देखने के लिए। उनकी उस डेड बॉडी को उठा करके चुपचाप रसूलाबाद जो घाट था वहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और लोगों को जब इस बात का पता चलता है तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ एकत्रित होते हैं और इस प्रकार एक जो क्रांतिकारी जो अध्याय था वो उसका सूत्रपात जो कभी हुआ था वो उनकी मौत के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। तो साथियों, ये थे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और एक ऐसे वीर क्रांतिकारी जो बड़े फौलादी थे। और वहाँ से लेकर के वर्तमान तक और जब तक इस देश का इतिहास रहेगा तब तक हमारी युगों तो पीढ़ियाँ भारत माँ की इस वीर सपूत से निरंतर उनके जीवन से प्रेरणाएं लेती रहेंगी। साथियों, हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि ऐसे अमरवीर क्रांतिकारियों को हम आम जनमानस के बीच में लेकर के जाएं, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके बलिदानों से प्रेरणा लेकर के उनकी भांति राष्ट्रहित में ऐसे कार्य कर सके कि उन लोगों ने जो स्वप्न देखा था कभी कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जो है गरीब और मजदूर की बदहाली नहीं होगी, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें न शोषण करने वाले होंगे और न शोषण को सहन करने वाले होंगे, उस राष्ट्र की स्थापना जिस दिन हो जाएगी उसी दिन वास्तविकता में उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलियाँ हम अर्पित कर पाएंगे। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और आप भी चंद्रशेखर आज़ाद की भांति उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।